क्या होगा अगर तुम्हें दोबारा जीने का चांस मिले, यानी कि तुम फ्यूचर से पास्ट में आ जाओगे और तुम्हें हर चीज और इंसानों के बारे में पता होगा, मतलब कौन अच्छा है कौन बुरा है। आज की कहानी कुछ ऐसे ही होने वाली है, क्योंकि जो हमारा हीरो है वो एक फाइटिंग ग्राउंड से सीधा अपने हाई क्लास लाइफ पर वापस आ जाता है। क्या वो इस तरह से अपने फ्यूचर को बदल पाएगा, हम इसी कहानी के जरिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक हाई स्कूल को देखते हैं, जहाँ पर एक क्लास के अंदर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का एग्जाम चल रहा था। वहां पर सभी स्टूडेंट्स तो अपना पेपर लिख रहे थे, लेकिन जो हमारा कहानी का हीरो है वो तो सो रहा होता है। वो अचानक से जागता है और अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लेते हुए जोरों से चिल्लाता है। वो उस जगह को देखते हुए कहता है, आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं तो अपनी जूनियर सिस्टर के साथ फॉरबिडन लैंड में था और मैं अचानक से यहाँ पर कैसे आया? मेरी जूनियर सिस्टर ने मुझे बचाने के लिए खुद का जान दे दिया। वो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं पा रहा होता है। तभी पीछे से उसका दोस्त जोरों से चिल्लाते हुए कहता है, चुपचाप नीचे बैठ जाओ, यहाँ पर एग्जाम चल रहा है और तुम सो रहे हो। अब चेनमो पीछे मुड़कर उसे देखता है तो उसे पता चलता है ये तो मेरा थर्ड ईयर का क्लासमेट झाओ गैंग है, यानी कि मैं अपने पास्ट में आ चुका हूँ। अब वहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे थे। वो कहते हैं, ये तो सपने देख रहा था, मुझे लगता है ये काफी सारे मार्शल आर्ट्स नोवेल पढ़ा करता है, इसलिए वो जूनियर सिस्टर के चिल्ला रहा था। वहीं पर हम स्कूल की गॉडेस एन्यू को देखते हैं। वो सोच रही थी, मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं इसके साथ रहूं, लेकिन ब्रदर इवान हाउ के सामने इस तरह के अनएजुकेटेड बंदे की कोई भी हैसियत नहीं है। वहीं पर इवान हाउ भी सोच रहा था, चेनमो बिल्कुल भी एन्यू के लायक नहीं है। अब इतने में ही वहाँ पर टीचर सभी बच्चे को एग्जाम कंटिन्यू रखने के लिए कहते हैं, वरना तुम इस तरह से फेल हो जाओगे। एक टीचर खड़ा होते हुए चेनमो को कहते हैं, तुम एग्जाम के बीच में ऐसे नहीं सो सकते, अगर तुम एग्जाम पर पास ना होना चाहते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अब चेनमो सोचता है, ये तो मेरे इंग्लिश टीचर है। अब यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो अब अपने कॉलेज लाइफ पर वापस आ चुका है। वो अपने स्पिरिचुअल पावर और डिवाइन सोल को फील करने लगा था, लेकिन अब उसके पास कोई भी पावर नहीं होता है। वो सोचता है, ये कोई इल्यूजन नहीं है, मैं सच में दोबारा रिबॉर्न हो चुका हूँ। मेरे प्रीवियस लाइफ में मैं एक अमीर आदमी था, लेकिन वन फैमिली ने मेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया, जिसके वजह से मैं सुसाइड करने ही वाला था, लेकिन इमोर्टल इम्पेरर ने मुझे बचा लिया। उसके बाद मैं इमोर्टैलिटी के रास्ते पर आ गया। यहाँ पर ताकत ये सब कुछ है, मैं इस लाइफ पर किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा जूनियर सिस्टर भी रिबॉर्न हो चुकी होगी। मैं जल्दी अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव करके उसे ढूंढूंगा। और इतने में ही टीचर दोबारा गला फाड़ते हुए कहते हैं, अगर तुम यहाँ पर बस खड़ा होना चाहते हो तो बाहर चले जाओ। अब चेनमो भी सीधा बाहर की तरफ जाने लगा था, क्योंकि उसे लग रहा था ये एग्जाम और स्टडी सभी फालतू की चीजें हैं, मुझे जल्द से जल्द अपना कल्टीवेशन लेवल रिकवर करना होगा। अब हमें यहाँ पर कल्टीवेशन लेवल बताया जाता है, जो कि पूरे 8 है। पहला क्यूआई रिफाइनिंग, दूसरा गोल्डन कोर, तीसरा नॉन सेंसुअल, चौथा ओरिजिनल इन्फांट, पांचों बॉडी फ्यूजिंग और महायना क्रोसिंग कालामेटी और इमोर्टल वैनरेबल है। वो बताता है, पहले के लाइफ पर वो बॉडी फ्यूजिंग रियन पर था, लेकिन अब वो बस क्यूआई रिफाइनिंग रियन पर है। वो एक जगह पर बैठ के कल्टीवेशन करने लग जाता है तो उसके सामने काफी सारे बुक आते हैं। वो एक बुक को चूज करता है जिसके अंदर हेवनली सोरिंग ड्रैगन टेक्निक था, इसलिए वो उसको ही कल्टीवेशन करने लगता है। बस 45 मिनट्स के अंदर ही उसके बॉडी पर क्यूआई फैलना चालू हो गया था, इसलिए वो सोचता है ये हेवनली सोरिंग ड्रैगन टेक्निक तो काफी ज्यादा बढ़िया है। और इतने में ही वहाँ पर उसके क्लासमेट भी आ पहुँचते हैं। ये न्यू चेनमो से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जहाँ पर इवान हाओ चेनमो का मजाक उड़ाते हुए बताता है, लगता है चेनमो अचानक से काफी ज्यादा स्मार्ट हो गया है, उसने सबसे पहले ही एग्जाम खत्म कर लिया। ये सुनकर उसके दोस्त तो हंसने लगे थे। वहीं पर पीछे जियान याओ नाम की लड़की चुपचाप खड़ी थी। चेनमो सोचता है, मेरे लास्ट लाइफ में जियान याओ ने मेरी काफी ज्यादा मदद की थी, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी कर नहीं पाया। और फिर ये न्यू चिल्लाती हुई चेनमो को कहती है, मैंने क्या कहा तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? लेकिन यहाँ पर चेनमो उसको इग्नोर करते हुए जियान याओ से पूछता है, आज तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? अब यहाँ पर जियान याओ तो काफी ज्यादा शर्मा गई थी, क्योंकि वो ये न्यू को इग्नोर करके उससे बात कर रहा था।
वो कहती है अच्छा गया। चेनमो उसके सर पर हाथ रखते हुए बताता है अगर तुम हमारे क्लास में टॉप 10 पर आओगी तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। ये सुनकर तो जियान याओ बहुत ही ज्यादा शर्माती हुई कहती है मैं काफी ज्यादा मेहनत करूंगी। अब चेनमो 3 दिन के बाद मिलने के लिए कहकर वहां से निकल जाता है। वहीं पर येन्यो काफी ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसने उसको इग्नोर किया था। वहीं पर चेनमो सोच रहा था मेरे मेमोरीज के अनुसार कुछ समय के बाद जियान याओ को फैमिली पर काफी सारे मुसीबतें आएंगे, लेकिन मैं अब वो दोबारा होने नहीं दूंगा। अब उसे अचानक से याद आता है कि वो तो येन्यो के घर पर रहता है क्योंकि उसके फैमिली ने उसको वहीं पर रहने के लिए कहा था। वो कहता है अब मैं वहाँ पर रहना नहीं चाहता, अब मुझे भी एक घर रेंट पर लेना चाहिए, लेकिन उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। इसलिए वो कुछ काम करने का योजना बनाता है। वो रोड साइड पर कुछ तालिस्मान बेचने लगता है। उसे देखकर तो लोग बात कर रहे थे अब तो स्टूडेंट्स भी बेकार के सामान बेचने लगे हैं। वहीं पर उनकी बातों को सुनकर चेनमो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो सोचता है बस कुछ ही लोगों को इन तालिस्मान के बारे में पता होगा। अब इतने में ही वहाँ पर पेयून नाम की लड़की आकर पूछती है ये तालिस्मान क्या करते हैं, जहाँ पर चेनमो बताता है ये तालिस्मान इविल स्पिरिट को दूर रख के बॉडी और सोल को सही सलामत रखता है, साथ ही में माइंड को भी दोबारा जीवित भी कर सकता है। ये सुनकर वो लड़की एक तालिस्मान उठाकर पूछती है इसके प्राइस कितना है। अब चेनमो बताता है मैंने पहले ही तुम्हें इफेक्ट्स बता दिए हैं, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम जा सकती हो। जहाँ पर पेयून बताती है मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, मैं इस तालिस्मान को खरीदूंगी, इसके प्राइस पूरे 30,000 है। ये सुनकर तो जो पेयून के दोस्त थे वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जिसका नाम ली सेंग रहता है। उसे लग रहा था चेनमो बस झूठ बोल रहा है, वो बस पेपर पे कुछ भी डरा करके बेच रहा है। और पेयून बताती है मेरे ग्रैंड माँ का हेल्थ काफी ज्यादा खराब होता जा रहा है, इसलिए मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। अगर ये फेक होगा तो भी कोई बात नहीं, हमें एक बार इसे भी चेक करना चाहिए। और वो चेनमो को पैसे देकर उस तालिस्मान को खरीद लेती है। वहीं पर ली सैंग बता रही होती है अगर ये तालिस्मान काम नहीं करेगा तो मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर पीटूंगी, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कहाँ पर हो। अब उस तालिस्मान को बेचने के बाद चेनमो के पास थोड़े पैसे हो जाते हैं, जिसके वजह से उसने एक हाउस रेंट पर ले लिया था। वो अपने रूम के अंदर बैठ के कल्टीवेशन करना चालू कर देता है। इधर पेयून भी अपने घर पर आ गई थी। वो अपने ग्रैंडपा से पूछती है ग्रैंडमा की तबीयत कैसी है, जहाँ पर ग्रैंडपा बताते हैं 1 घंटे पहले ही वो दोबारा बीमार हो गई थी, इसलिए डॉक्टर लिन उसका उपचार कर रहे हैं। मुझे लगता है वो अब बच नहीं पाएगी। और पेयून उनको उन तालिस्मान दिखाते हुए कहती है आज मैं एक पावरफुल एक्सपर्ट से मिली थी, मैं उनसे कुछ तालिस्मान लेकर आई हूँ, हम एक बार ग्रैंडमा के ऊपर ये तालिस्मान भी चेक कर सकते हैं। ये सुनकर तो ग्रैंडपा भी उसके ऊपर भरोसा नहीं करते, उन्हें भी लग रहा था ये बस फालतू की चीजें हैं, लेकिन पेयून के कहने पर वो भी मान जाते हैं। और पेयून उस तालिस्मान को ग्रैंडमा के माथे पर चिपका देती है। ग्रैंडपा बताते हैं यान सिटी के सभी बड़े बड़े डॉक्टर ने भी उसका इलाज नहीं कर पाए, तो इस तरह के तालिस्मान क्या ही करेगा। अब अचानक से उस तालिस्मान के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है, जिसके वजह से तो वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। अब ग्रैंडमा कुछ देर में ही जाग जाती है, तो पेयून कहती है क्या आप मुझे पहचानती हो, जहाँ पर ग्रैंडमा भी वहाँ पर जवाब देती है। अब वहाँ पर डॉक्टर लिन आकर ग्रैंडमा को चेक करते हैं, तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर वो पूरी तरह से ठीक हो गई थी। अब ग्रैंडपा पेयून को कहते हैं तुमने आखिरकार ये तालिस्मान किससे खरीदे थे, जहाँ पर वो बताती है एक हाई स्कूल स्टूडेंट से। अब ग्रैंडपा उसको कहते हैं उस लड़के के बैकग्राउंड के बारे में पता करो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और पेयून भी वहाँ पर जवाब देती है। इधर चेनमो अपने बेड में सोया हुआ था, वो कहता है मुझे क्यूआई रिफाइनिंग रेल पर पहुँचने में अभी भी 3 दिन और लगेंगे। और इतने में ही उसके मॉम उसको कॉल करती है क्योंकि वो उससे एयरपोर्ट पर आने के लिए कह रही थी। वो अपने ग्रैंडमा के फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए यांगजिंग सिटी पर जाने वाले थे। अब चेनमो
खुद से ही कहता है, इतने सालों के बाद पहली बार मैं अपनी माँ की आवाज़ को सुन रहा हूँ। वो अपनी मॉम को बताते हैं, मैं कुछ ही मिनट्स पे वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। वो जाते हुए रास्ते पर बताता है, मेरी मॉम का नाम ली सुफेंग है, जो कि युआनजिंग सिटी के टॉप 6 फैमिलीज में से एक पर बॉर्न हुई थी। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि ली फैमिली के बेटे मेरे पापा जैसे आम इंसान से शादी करे, इसलिए उन्हें अपने फैमिली से निकाल दिया गया। मेरी मम्मी पापा दोनों काफ़ी अच्छे हैं, वो खुद का ही जॉब करते हैं, लेकिन ली फैमिली के नज़रों में मैं एक आउटसाइडर हूँ। मुझे बस एक टूल की तरह समझते हैं यान फैमिली से क्लोज होने के लिए। हालांकि यान फैमिली ने मैरिज कैंसिल कर दिया था और यान क्यूंग चेंग ने सभी के नज़रों से बचते हुए मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की है। अब मैं वापस आ चुका हूँ तो मैं तुम्हारा ऋण जरूर तीरूंगा, तुम लोगों को पीट के। वो कुछ देर में ही एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था। वो अपनी माँ को देखता है तो रोने के हालात पर आ जाता है, क्योंकि वो बहुत ही सालों के बाद उन्हें देख रहा था। वो खुद को कंट्रोल करके अपने माँ के पास जाकर कहता है, आप तो पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। जहाँ पर उसकी माँ तो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और उसके सर पर प्यार से मारते हुए बताती है, यानजिंग सिटी पर जाने के बाद तुम अपने ग्रैंडपा को अच्छी तरह से रेस्पेक्ट करना। जहाँ पर चेनमो भी हाँ पर जवाब देता है। साथ ही में वो खुद से ही कह रहा था, ली फैमिली मैं तुम्हारे नींदों को मिटाने के लिए आ रहा हूँ। और वो दोनों प्लेन में चढ़कर कुछ ही समय के बाद ली फैमिली के घर पर पहुँच जाते हैं। अब वहाँ पर ली फैमिली का मैनेजर, जिसका नाम फूबो रहता है, वो बताता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। अब लिन खुद से ही कहता है, फूबो की रिएक्शन को देखते हुए ली फैमिली मेरी मॉम को यहाँ पर अंदर जाने नहीं देगा। अब उसकी मॉम मैनेजर को कहती है, क्या मैं अब अपनी मॉम के फ्यूनरल पर भी नहीं जा सकती है। जहाँ पर मैनेजर बताता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करना है, लेकिन मेरे विचार में तुम इस बार काफ़ी बुरी तरह से रिजेक्ट हो जाओगी, यानी कि तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत होगा। लेकिन यहाँ पर उसके माँ बेटे उसके बातों को ना सुनकर अंदर चले जाते हैं। अब चेनमो वहाँ पर ली फैमिली के लोगों को देखते हुए कहता है, मेरे पिछले लाइफ में इन लोगों की वजह से ही मैं मरने वाला था, लेकिन अब मेरे नज़रों में ली फैमिली बस एक चींटी के रहने का घर है। अब हम ली फैमिली के हेड ली डोंग यांग को देखते हैं, यानी कि चेनमो के ग्रैंडपा को। वहाँ पर उन दोनों को देखने के बाद चेनमो के फर्स्ट अंकल लिली वोइन कहते हैं, फोर्थ लिटिल सिस्टर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। अब चेनमो की मॉम बताती है, तुम मेरे को लिटिल सिस्टर कह रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। ये सुनकर तो चेनमो के दोनों अंकल कुछ समय के लिए खामोश हो गए थे। और लिली वोइन कहता है, अगर तुम यहाँ पर आ चुकी हो तो जाकर मॉम को लास्ट टाइम देखो। अब वो दोनों माँ बेटे आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन यहाँ पर चेनमो को रोक लिया जाता है। ये देखकर उसकी मॉम बताती है, वो मेरा बेटा है, वो भी अपने ग्रैंड माँ को देख सकता है। अब चेनमो के सेकंड अंकल कहता है, वो हमारे खून से नहीं आता, वो बस एक आउटसाइडर है, मैं यहाँ पर उसको अंदर जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर तो चेनमो की माँ को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन तभी वहाँ पर चेनमो की लिटिल आंटी लिलियान आकर उसे कहती है, बिग सिस्टर तुम यहाँ पर आके डिस्टरबेंस कर रही हो, इसका मतलब तुम अपनी माँ का रेस्पेक्ट नहीं करती है। अब लिली ओइन भी कहता है, क्या लिटिल सिस्टर ने जो भी कहा वो सच है। अगर यहाँ पर पापा को गुस्सा आ गया तो तुम जानती ही हो यहाँ पर क्या होगा। अब इस तरह से इन लोगों ने चेनमो की मॉम को मुश्किल पर डाल दिया था। वो चेनमो के पास आकर कहती है, तुम्हारी ग्रैंडमा तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन अब ये लोग तुम्हें हॉल में जाने नहीं दे रहे हैं, तो तुम आखिरी बार दरवाजे से ही अपने ग्रैंडमा को विदा करो। अब चेनमो भी वहीं पर बाहर से नीचे जमीन पर झुक के उन्हें रेस्पेक्ट करता है। अब थोड़ी देर में फ्यूनरल खत्म होने के बाद चेनमो और उसकी माँ वहाँ से जाने लगे थे, लेकिन तभी वहाँ पर लियून नाम का लड़का आकर उन्हें रोक लेता है, जो कि चेनमो का कजन था। वो चेनमो की मॉम को कहता है, आंटी आज रात आप यहीं पर रह सकती हो। जहाँ पर वो बताती है, चेनमो और मैं एक साथ रहेंगे, इसलिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब लियो बताता है, पापा ने कहा है जवान लड़के को रहने के लिए उनका अलग ही जगह होता है, आप इस रूल को तोड़
तोड़ नहीं सकती। यहाँ पर चेनमो की मॉम कुछ कहने ही वाली होती है, तभी चेनमो ने उसे रोक देता है और उन्हें जाने के लिए कहता है। उसकी मॉम वहाँ से जाने के बाद चेनमो कहता है, मुझे पता है कि ये वेयर हाउस है। मेरे लास्ट लाइफ में इन लोगों ने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया था और मैं यहाँ पर लगभग मर ही गया था। लियो चेनमो को वेयर हाउस का चाबी देकर वहाँ से चले जाता है और थोड़ी ही देर में चेनमो को पीटने के लिए कुछ लड़के को लेकर वहाँ पर आ जाता है और उन्हें बताता है, बस ये मरना नहीं चाहिए, बाकी तुम इसके साथ कुछ भी कर सकते हो। इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी चेनमो ने उन दोनों को एक ही वार में जमीन में गिरा देता है। ये देखकर लियो चेनमो के ऊपर अटैक करने के लिए अपने पावर को रिलीज करता है। दरअसल लियो एक मार्शल आर्टिस्ट था। वो चेनमो को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर चेनमो ने उसके हाथ को काफी आसानी से पकड़कर जमीन पर पटक देता है। चेनमो ने उसके डांटियन को भी तोड़ दिया था। अब अगले सीन में लियो के मम्मी पापा उसको लेकर फैमिली हेड के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं चेनमो ने लियो के डांटियन को तोड़ दिया है। ये सुनकर फैमिली हेड बुड्ढे को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपने दूसरे बेटे लियो को कहता है, जाकर उस ट्रैश को ढूंढ कर लाओ, लेकिन इतने में ही खुद चेनमो अपने आप ही वहाँ पर आ गया था। वो एकदम कूल लग रहा होता है। वहाँ पर लोग उसके बारे में बुरा भला बोलने लगे थे। लियो के मॉम चेनमो से कहती है, वो तुम्हारा ब्लड कजन है, आखिरकार तुमने उसको इस तरह से क्यों मारा। अब चेनमो के ग्रैंडपा चेनमो को घुटने में बैठने के लिए बताते हैं, लेकिन यहाँ पर चेनमो उसकी बातों को एक भी नहीं सुनता। वो बताता है, यहाँ पर गॉड को भी पता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब लिली वोइन कहता है, तुम भी ली फैमिली से ही आते हो और तुमने अपने ही भाई का ये हालत कर दिया, उसके बाद भी तुम आपने गलती नहीं मान रहे हो। अब चेनमो कहता है, अब तुम कह रहे हो कि मैं भी ली फैमिली का ही एक पार्ट हूँ, मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर लिली वोइन अपने पापा को बताता है, आप देख ही रहे हो वो गलत करने के बाद भी किस तरह से हमारी बेइज्जती कर रहा है, इसलिए आप ही कुछ करो। अब ली डोंग फैमिली रूल के बारे में बात करने लगे थे, तो वहीं पर लियो के पेरेंट्स तो मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। लेकिन अब इतने में ही वहाँ पर चेनमो की माँ आ जाती है और चेनमो को सब कुछ सच बताने के लिए कहती है आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ था। अब चेनमो ने वहाँ पर लियो के एक दोस्त को पकड़ कर लाता है, जो कि अक्सर लियो के साथ में ही रहा करता था। चेनमो उसको सब कुछ सच बताने के लिए कहता है। पहले तो वो लड़का कुछ भी बोल नहीं रहा था। जब वो चेनमो को गुस्से में देखता है तो वो सब कुछ सच बता देता है कि वहाँ पर आखिरकार क्या हुआ था, कि कैसे लियू ने चेनमो को मारने के लिए हमें भेजा था। ये सुनकर तो वहाँ पर सभी हैरान हो गए थे। चेनमो की मॉम अपने बड़े भाई पर गुस्सा होने लगी थी। अब लियू की मॉम भी कहती है, हालांकि लियू ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन चेनमो को इस तरह से कठोर नहीं होना चाहिए था, और इसके अलावा लियू ने कुछ गलत भी नहीं कहा। तुमने भी तो कुछ साल पहले हमारे बातों को नहीं सुनी थी। ये सुनकर तो चेनमो की मॉम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो उसे पीटने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी चेनमो ने उसे रोक देता है। वो अपने पापा से पूछती है, क्या आप चेनमो के ऊपर फैमिली रूल लगाना चाहते हो, जहां पर लीडर कहते हैं वो मेरा ली फैमिली का मेंबर नहीं है, मैं एक आउटसाइडर के ऊपर फैमिली रूल कैसे लगा सकता हूँ। ये सुनकर तो चेनमो की मॉम भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। वो कहती है, तो फिर इस मामले को आप कैसे हैंडल करोगे, जहाँ पर वो बताते हैं जान के बदले में जान, पहले हम चेनमो को बंदी बना कर रखेंगे, जब लियू जागेगा तब वो ही खुद डिसाइड करेगा कि चेनमो के साथ क्या करना है। चेनमो की मॉम कहती है, अगर मैं ना कहूँ तो, जहाँ पर लीडंग बताते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। वो कहती है, मैं तुम लोगों में से किसी से भी नहीं डरती है। ये सुनकर लीडंग उसे पीटने के लिए अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं, लेकिन तभी चेनमो बीच में ही उनके हाथ को पकड़ देता है। ये देखकर लियू अपने हाथ पर गन निकाल लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फैमिली हेड को हाथ लगाने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वहीं पर चेनमो की मॉम भी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। वो चेनमो
चेनमो से कहती है जल्दी यहाँ से चलो। चेनमो लिंगडंग के पीछे दो इल्डर को देखता है तो उसे कुछ डर महसूस होने लगा था। वो सोचता है मैं पिछले लाइफ पर काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन इस बार मैं किसी को भी अपने मम को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। वो लिंगडंग को कहता है मेरे होते हुए कोई भी इंसान मेरी माँ का बाल भी नहीं छू सकता, वरना फिर ली फैमिली को न्यू हेड की जरूरत पड़ेगी। अब लियू को पता चलता है चेनमो तो इनर रियल्म का मार्शल आर्टिस्ट है। लिंगडंग भी सोचते हैं अगर ये मुझे मारना चाहता है तो यहाँ पर कोई भी मुझे बचा नहीं सकता। वहाँ पर तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। चेनमो की ऑन्ट कहती है तुम अपने ग्रैंडपा को इस तरह से कैसे बेइज्जत कर सकते हो। अब चेनमो बताता है ये बुढ़ा ग्रैंडपा कहने की लायक नहीं है। जब मेरा जन्म हुआ था तब ग्रैंडपा कहाँ पर था, जब लोग मेरी माँ का बेइज्जत किया करते थे तब ग्रैंडपा कहाँ पर था, मैं इस बुढ़े को नहीं जानता। इतना कहकर वो लिंगडंग के हाथ को फेंक देता है। अब लियू का बड़ा भाई चेनमो को बताता है तुमने अपने ही कजन ब्रदर को इंजर करके अपना गलती नहीं मान रहे हो और ली फैमिली को इस तरह से इग्नोर करके तुम अच्छा भी नहीं कर रहे हो। अब चेनमो हंसते हुए कहता है तुम ये मत भूलो कि मेरा लास्ट नेम ली ना होकर चेन है। अब लीजे कहता है अगर तुम ली फैमिली से ना हो तब भी तुम ये मत भूलो कि तुम्हारी मॉम हुआ ग्रुप पे है। तुम्हारा चेन फैमिली मेरी ली फैमिली के सामने कुछ भी नहीं है। हम तुम्हारे चेन फैमिली को काफी आसानी से मिटा सकते हैं। अब चेनमो बताता है मेरे नजरों में ली फैमिली बस एक चींटी के तरह है। अब लीजे कहता है तुम जितना सोचते हो ली फैमिली उतना ज्यादा कमजोर भी नहीं है। अगर तुम्हें अपना गलती रियलाइज हो रहा है तो तुम घुटने टेक कर माफी मांगो, हम उसके बाद तुम्हें ली फैमिली पर शामिल कर सकते हैं, वरना हम 5 साल के अंदर पूरे चेन फैमिली को खत्म कर देंगे। अब चेनमो कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सामने झुककर माफी मांगूंगा, तुम इसके लायक नहीं हो। मैं भी वादा करता हूँ कि आने वाले 3 सालों में मैं ली फैमिली को अपने घुटने पर खड़ा करूंगा। अब लिंगडंग सभी को शांत कराते हुए कहते हैं आज के दिन से मैं हुआ ग्रुप का ली फैमिली और यांग सिटी का चेन फैमिली सबसे बड़े दुश्मन हुए। अब यहाँ पर ये सब हो जाने के बाद चेनमो की मॉम तो काफी ज्यादा दुखी होती है क्योंकि वो भी मैं हुआ ग्रुप की ही एक मेंबर थी। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब चेनमो भी अपने चाइसयांग सिटी पर वापस आ चुका था। वो अपने क्यूआई फॉर्मेशन को तैयार करने के लिए वहाँ पर कुछ जेट ढूंढ रहा था। वो एक बुढ़ा आदमी के पास जाकर जेट को देखने लगता है, लेकिन तभी उसको वहाँ पर एक स्टोन दिखाई देता है। तो वो पूछता है इस स्टोन का प्राइस कितना है, जहाँ पर वो आदमी बताता है मैं तुमको ये स्टोन फ्री में दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बताना होगा कि तुम इस स्टोन का क्या करोगे। अब चेनमो सोचता है मुझे पहले ही होशियार रहने की जरूरत है, उसमें से इस आदमी को मैं जानता भी नहीं हूँ। वो फिर उस स्टोन को देखते हुए खुद से ही कहता है ये बस एक ऑर्डिनरी स्टोन है, लेकिन इसके अंदर हेवन और अर्थ की एनर्जी है। अब चेनमो उस आदमी को बताने के लिए तैयार हो जाता है कि आखिरकार ये स्टोन किस काम पर यूज किया जाता है, लेकिन वो उससे एक शर्त भी रखता है, उसे भी बताना होगा ये स्टोन कहाँ पर मिला था। अब वो आदमी भी इसके लिए तैयार हो गया होता है। अब उस आदमी ने चेनमो को वो स्टोन दे देता है और वो दोनों बात करने के लिए एक घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो आदमी पूछता है अब बताओ कि तुम इस स्टोन को किस काम पर यूज करोगे। अब चेनमो भी बताता है इस स्टोन के अंदर हेवन और अर्थ की एनर्जी है जो कि केवल एक कल्टीवेटर ही यूज कर सकता है। वो आदमी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, जहाँ पर चेनमो भी हाँ पर जवाब देता है। वो आदमी कहता है मेरे मास्टर मार्शल आर्टिस्ट का काफ़ी ज़्यादा इज्जत किया करते थे, लेकिन उन्होंने इस लाइफ पर मार्शल आर्टिस्ट को देख ही नहीं पाए। मुझे लगता था मार्शल आर्टिस्ट इस दुनिया पर एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन मैंने आज खुद अपने आंखों से देख लिया। वो कहता है मुझे ये स्टोन लिंगू माउंटेन के ब्लैक पॉन्ड पर मिला था। उस पॉन्ड के गहराई पर इसी तरह के काफ़ी सारे स्टोन
स्टोन थे, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जा सका क्योंकि कहा जाता है वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर है। अब चेनमो उससे पूछता है क्या तुमने खुद उन मॉन्स्टर को देखा है? जहाँ पर वो आदमी बताते हैं मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन जब मैं उस पॉन्ड के नजदीक गया तो मुझे कुछ कोल्ड एनर्जी फील हो रहा था। अब चेनमो को लगता है उस ब्लैक पॉन्ड में कुछ ना कुछ तो ट्रेजर होगा। वो उस आदमी से पूछता है क्या तुम मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हो? ये सुनकर तो वो आदमी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहता है लेकिन मैं तो काफी ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ। अब चेनमो कहता है मैंने कहा ना अगर तुम बन सकते हो तो बन सकते हो। अब वो आदमी चेनमो के सामने झुककर उसे मार्शल आर्ट सिखाने के लिए कहता है। अब चेनमो वहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करता है तो उसके बॉडी से काफी सारा एनर्जी बाहर निकलने लगता है। वो आदमी काफी ज्यादा हैरान होते हुए खुद से ही कहता है ये तो इनर रियल्म का मार्शल आर्टिस्ट है, ये अपने हाथ से कुछ भी चीजों को माखन की तरह काट सकता है। अब चेनमो बताता है तुम अभी मेरे डिसाइपल नहीं बन सकते, मेरे विचार में तुम अभी मेरे हेल्पर बन सकते हो। कुछ दिन के बाद खुद मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें प्रैक्टिस कराऊंगा, तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसे पता चलता है उसने तो उस आदमी का नाम ही नहीं पूछा। अब वो अपने रूम पर आके उस स्टोन को टेबल पर रख के उसका छोटा छोटा पीस बना के क्यूआई गैदरिंग फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है और कहता है इसके मदद से मेरा कल्टीवेशन स्पीड और भी तेजी से बढ़ेगा। अब हम दूसरी तरफ यान फैमिली में एक लड़की को देखते हैं। उसके पास दूसरी लड़की आकर बताती है अब चेनमो और आपका मैरिज कैंसिल हो चुका है। वो लड़की कहती है यांजिंग सिटी के फ्यूचर मेरे हाथों पर है, इसलिए कोई भी इंसान मेरे बदले में डिसीजन नहीं ले सकता। इधर चेनमो अपने रूम के अंदर बैठ के अभी भी कल्टीवेशन कर रहा था। वो कुछ देर में ही क्यूआई रिफाइनिंग के फर्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है और सोचता है कि वह गैदरिंग एरे के मदद से मैं काफी जल्दी ही ब्रेक थ्रो करने में कामयाब हो गया। इसी स्पीड के साथ बस 10 दिन में ही मैं क्यूआई रिफाइनिंग रियल्म के 2 लेवल पर पहुंच जाऊंगा। वो चेयर पर बैठ के एक बुक को पढ़ते हुए सोचता है यहाँ पर यान फैमिली ने भी इसी दिन मैरिज को कैंसिल कर दिया था। लास्ट लाइफ में मैं एक लाफिंग स्टॉक की तरह था, लेकिन इस लाइफ पर इतना कहकर एक स्माइल देता है। अब इतने में ही उसके फोन पर जियान याओ का कॉल आता है। वो बताती है आज हमारे रेस्टोरेंट का ओपनिंग डे है, इसलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ क्लासमेट को इनवाइट करने के लिए कहा है। तुम यहाँ पर फ्री में खाना खा सकते हो। मैंने युआन हाओ और येन्यू को नहीं बुलाया है, इसलिए तुम यहाँ पर आ सकते हो। अब चेनमो भी इसके लिए तैयार हो गया था। वो कुछ देर में ही याओ याओ रेस्टोरेंट पर पहुंच जाता है, जहाँ पर याओ याओ उसका ही इंतजार कर रही थी। अब चेनमो याओ याओ के मॉम के पास जाकर उन्हें ग्रीट करते हुए बताता है मैं आशा करता हूँ कि आपका बिजनेस काफी ज्यादा सक्सेस हो। ये सुनकर तो याओ याओ की मॉम काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो कहती है तुम तो सच में काफी अच्छे अच्छे बातें करते हो, शायद इसलिए याओ याओ पूरे दिन भर तुम्हारे ही बारे में बातें करते रहती है। ये सुनकर तो याओ याओ काफी ज्यादा शर्मा गई थी। वो अपने माँ को धक्का देते हुए कहती है आप जाकर खाना तैयार करो, मेरे क्लासमेट काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अब चेनमो कहता है मैंने सोचा था मैं कंग्रेचुलेसन कहने के बाद रेड पॉकेट उन्हें दूंगा, लेकिन अब मैं क्या करूँ? अगर मैं याओ याओ को ये दूंगा तो वो मना कर देगी। वो उस पॉकेट को छुपाते हुए टेबल पर रख देता है। वहीं पर चेनमो के बाकी क्लासमेट उसको याओ याओ के उतने ज्यादा करीब देखकर तो जलकर राख हो गए थे। इतने में ही चेनमो का एक अच्छा दोस्त झाओ ग्यांग उसे अपने पास बुलाता है, तो चेनमो भी उसके पास ही जाकर बैठ जाता है। याओ याओ वहां से जाने ही वाली होती है कि तभी झाओ ग्यांग उसको वहीं पर बैठने के लिए कहता है, तो याओ याओ भी वहीं पर बैठ गई थी। झाओ ग्यांग चेनमो को चिढ़ाते हुए कहता है तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। अब याओ याओ को उनके साथ बैठा हुआ देखकर बाकी लड़के तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वो चेनमो का मजाक उड़ाने लग जाते
जाते हैं। ये कहता है आज तो याओ याओ के रेस्टोरेंट का ओपनिंग डे है, तो तुमने क्या गिफ्ट लाया है? कहीं पर तुम खाली हाथ तो नहीं आए? ये सुनकर तो वहाँ पर बाकी लोग हंसने लगे थे। वहीं पर चेनमो तो आराम से पानी पी रहा था। झाओ गैंग उसको कहता है आखिरकार तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? अब इतने में ही याओ याओ खड़ी होते हुए कहती है मैंने यहाँ पर क्लासमेट को बस फन के लिए बुलाई थी, मुझे गिफ्ट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तुम लोग इसके बारे में ज्यादा बात मत करो। ये सुनकर उन लड़के मन ही मन में कह रहे थे ये ट्रैश तो एक लड़की के पीछे छुप रहा है। अब चेनमो उस लड़के को कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह से प्रोवोक करोगे तो मैं काफी आसानी से बुल्ली हो जाऊंगा? अब हाओ कहता है तुम जैसे ट्रैश बुल्ली होना ही डिजर्व करते हो। इतने में ही याओ याओ हाओ के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है अगर तुम इस तरह से बात करते रहोगे तो अपना गिफ्ट वापस लेकर यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर हाओ शांत हो जाता है, लेकिन वो मन ही मन में याओ याओ को कह रहा था एक बार तू मेरे हाथ में तो आ जा, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि मैं तेरे को कैसे ट्रीट करूंगा। इधर चेनमो भी सोच रहा था, वो यहाँ पर याओ याओ को परेशान करने के बारे में सोच रहा है। चेनमो कुछ टेक्निक का यूज करते हुए चुपके से उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर याओ याओ की मॉम आकर याओ याओ से पूछती है ये रेड पैकेट किसने दिया था। अब याओ याओ जाकर उस रेड पैकेट को देखती है जिसमें काफी सारे पैसे थे। याओ याओ चेनमो से पूछती है क्या तुमने ही ये दिया था? अब चेनमो अपने अटैक को रोककर हंसते हुए बताता है ये तो छोटा सा गिफ्ट है। अब याओ याओ की मॉम आकर कहती है ये तो बहुत सारे पैसे हैं, हम इसे नहीं ले सकते। अब उन लोगों के काफी ज्यादा कहने पर चेनमो ने भी बाकी पैसे को रख लिया था। इतने में ही याओ याओ की माँ भी खाना लेकर वहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पर चेनमो के दोस्त झाओ गैंग को भी उन लोगों को चिढ़ाने का मौका मिल गया था। वो कहता है किसने कहा था चेनमो ने कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया? ये सुनकर तो बाकी लोग चुपचाप हो गए थे। वहीं पर झाओ हाओ काफी गुस्से में खुद से ही कह रहा था इसने इसी के लिए ये सब किया था। वो अपने साथी को खाना खाने के लिए कहकर रेस्ट रूम पर चला जाता है। वो रेस्ट रूम पर आके किसी को कॉल लगा देता है। वहीं पर चेनमो खाना खाते हुए खुद से ही कह रहा था मुझे पता है कि वो क्या कर रहा है। वो यहाँ पर काफी सारे लोगों को बुलाकर मुश्किलें खड़ी करना चाहता है। अब हाओ के फोन करने के वजह से कुछ ही देर में वहां पर गुंडे लोग आ गए थे। वो आकर रेस्टोरेंट के बॉस को बुलाने लगते हैं। वहीं पर हाओ तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। अब याओ याओ उन लोगों को बताती है आज हम कस्टमर को एलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको दूसरा रेस्टोरेंट ढूंढना होगा। लेकिन यहाँ पर तो वो लोग याओ याओ के साथ ही छेड़खानी करने लगे थे। इतने में ही वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और उनसे पूछती है कौन हो तुम लोग और यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और टकला कहता है क्या तुम ही बॉस हो? जहाँ पर वो हाँ पर जवाब देते हुए कहती है तुम यहाँ पर किस काम की वजह से आए हो? ये सुनकर तो वो जोर जोर से हंसने लगे थे। टकला बताता है अगर तुम यहाँ पर अपना बिजनेस चालू करना चाहती हो तो तुम्हें मेरे रूल्स पर चलना होगा। अब याओ याओ के पापा कहते हैं आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो? टकला बताता है मुझे हर एक साल में $1,00,000 चाहिए, उसके बाद हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये सुनकर तो याओ याओ की माँ को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो तो दिन दहाड़े इंसान को लूट रहे थे। वो बताती है हमने सरकार से परमिशन लेकर रेस्टोरेंट को ओपन किया है। ये सुनकर टकला एक चेयर में बैठकर सिगार पीते हुए कहता है तो फिर तुम कितना पे करना चाहते हो? अब याओ की मम काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए उसे गाली देने लगी थी, लेकिन उसके हस्बैंड ने उसे रोकते हुए बताते हैं हम इतने सारे पैसे नहीं दे सकते। अब टकला बताता है फालतू की बातें करना बंद करो, तुम ये बताओ कि तुम पैसे दोगे या नहीं। अब याओ की मम कहती है हम पैसे तेरे सपने में देंगे, यहाँ पर क्या कोई मूवी चल रहा है जो कि हम तुझे प्रोटेक्शन फी देंगे। अब यहाँ पर उस टकले को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था।
अब याओ याओ के सभी क्लासमेट कुछ बहाना बनाकर वहाँ से भागने लगते हैं। अब इतने में ही हाओ जोर से चिल्लाती हुई कहता है, याओ याओ की फैमिली मुश्किल पर है और तुम लोग इस तरह से कैसे भाग सकते हो। वो याओ याओ के पास आकर उसे शांत कराते हुए कहता है, तुम्हें चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, उन लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे एक कहने पर ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर तो याओ याओ भी खुश हो गई थी। अब हाओ कहता है, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो रेड पकड़ देते हैं और फिर खुद रख लेते हैं। अब चेनमो को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहता है, यही लाइन दूसरी बार बोलकर देखा, तेरा दिन रात एक ही बार में छीन लूंगा। वहाँ पर चेनमो को देखकर तो वो गुंडे लोग भी डर गए थे, क्योंकि उसके अंदर से कुछ अलग ही स्ट्रांग ओरा बाहर आ रहा था। लेकिन वो लोग उसे ज्यादा ध्यान ना देकर वहाँ पर तोड़फोड़ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इतने में ही हाओ हीरो बनते हुए आगे आकर उस टकले को कहता है, ये मेरा क्लासमेट का रेस्टोरेंट है, इसलिए आप मुझे ज्यादा शर्मिंदा मत करो। ये सुनकर टकले ने उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार के जमीन में गिरा देता है और कहता है, यहाँ तक कि तेरा बाप भी मुझसे इस तरह से बात नहीं करता, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। अब याओ की माँ काफी गुस्से से उसको कहती है, बच्चे को क्यों पीट रहा है, अगर हिम्मत है तो इधर आ। अब हाओ जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है, मैंने ही तो तुझे यहाँ पर बुलाया था। ये सुनकर तो सभी लोग अब हाओ के ऊपर गुस्सा करने लगे थे। अब यहाँ पर हाओ को रियलाइज होता है उसने तो गुस्से गुस्से में सबके सामने सच बोल दिया। वो वहाँ पर गंजे से माफी मांग कर बाहर चला जाता है तो वो लोग वहाँ पर रेस्टोरेंट पर तोड़फोड़ करना चालू कर देते हैं। वहीं पर ये देखकर तो याओ याओ काफी ज्यादा दुखी हो गई थी, क्योंकि उसके सभी सपने इसी रेस्टोरेंट पर थे। वो भी येन्यू के लेवल पर आना चाहती थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। वो काफी गुस्से से उन गुंडों की तरफ जाने लगी थी, लेकिन तभी चेनमो ने उसके हाथ को पकड़कर रोक देता है और कहता है, तुम चिंता मत करो और उन्हें तोड़ने दो, कुछ देर में ही वो लोग इसके 10 गुना ज्यादा पैसे पे करेंगे, तुम बस मेरे ऊपर भरोसा करो। अब याओ याओ भी यहाँ पर शांत हो गई थी। चेनमो सोचता है, पिछले लाइफ में याओ याओ ने मेरे मुश्किल टाइम पर काफी ज्यादा मदद की थी, अब मेरी बारी है। अब चेनमो उन गुंडे को बताता है, मुझे लगता है अब तुम्हें रुकना चाहिए। अब गंजा कहता है, आखिरकार कौन इंसान मेरे मामले पर टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। अब चेनमो बताता है, मैं ही वो इंसान हूँ जो मैं तुम्हें ऑफेंड करने से नहीं डरता। अब वो गुंडे तो काफी जोर जोर से हंसने लगे थे। अब चेनमो बताता है, तुमने यहाँ पर जितने भी नुकसान किया है उसके 10 गुना पे करके अंकल और आंटी से माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। वहीं पर झाओ गैंग चेनमो को कह रहा था, कहीं पर तू पागल तो नहीं हो गया, इस तरह से तो तू पक्का पिटेगा। चेनमो के जान को खतरे में देखकर याओ याओ के माँ बाप भी उन लोगों को कुछ पैसे देने के बारे में सोचने लगे थे। वहीं पर हाओ तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। अब उन बदमाश ने चेनमो के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर याओ याओ की मॉम पैसे लेकर भी आ गई थी, लेकिन यहाँ पर तो गंजे का ईगो हर्ट हो गया था, वो कुछ भी नहीं सुनता है। अब चेनमो यहाँ पर उन लोगों का धुलाई करना चालू कर देता है और कुछ ही सेकेंड में उन सभी को पीट पीट कर जमीन पर ढेर कर देता है। ये देखकर तो वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वहीं पर झाओ गैंग को तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था, तो हाओ को तो भरोसा ही नहीं हो रहा होता है कि चेनमो इतना ज्यादा पावरफुल है। और वो टकला कहता है, तुम्हें फाइट करना तो आता है, लेकिन तुम मेरे गन के सामने बच नहीं पाओगे। अब चेनमो भी सोचता है, हालांकि मैं क्यूआई रिफाइनिंग रेल पर पहुंच चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं बुलेट्स को डच नहीं कर पाऊंगा। टकले गन निकाल पाता उससे पहले ही चेनमो काफी तेजी से आगे जाकर उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार के जमीन में गिरा देता है और फिर एक लात मार के उसको काफी ज्यादा घायल कर देता है और कहता है, अगर तुम गन निकालने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा।
अब टकला कहता है मेरे पास तो कोई भी गन नहीं है, मैं तो बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। अब चेनमो दोबारा उसे याद दिलाते हुए कहता है 10 गुना पैसे और अंकल आंटी से माफी मांगो। अब टकला भी यहाँ पर काफी ज्यादा डर गया था, इसलिए वो भी इसके लिए तैयार हो जाता है। वो जाकर याओ याओ से माफी मांगने लगा था तो याओ याओ कहती है पहले तुम मेरे मम्मी पापा से माफी मांगो। और वो जाकर उनसे माफी मांगने लगता है और कहता है आज के बाद मैं कभी भी आपके रेस्टोरेंट पर आंख उठा के नहीं देखूंगा, साथ ही में हम आपके रेस्टोरेंट को प्रोटेक्ट भी करेंगे। अब यहाँ पर याओ याओ की माँ भी उन्हें माफ कर देती है और उनसे पैसे भी नहीं मांगती है और वो गुंडे अपना जान बचाकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर चेनमो भी उनसे विदा मांगकर वहाँ से निकल जाता है और वो इधर पेयुन के घर पर उसके ग्रैंडपा जिन से मिलने के लिए आ गया था। और बिल्डर जिन चेनमो को काफ़ी अच्छी तरह से वेलकम करने लगते हैं, जहां पर चेनमो कहता है आपको इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये बताओ कि आप क्यों मुझसे मिलना चाहते हो। अब चेनमो को इस तरह से बात करता हुआ देखकर पेयुन गुस्सा होते हुए खुद से ही कहती है चेनमो यहाँ पर डिसरेस्पेक्ट कर रहा है। और बिल्डर जिन चेनमो को चाय पीने के लिए कहते हैं, जहाँ पर चेनमो इस बार भी उसी लफ्जे पर बात करता है और कहता है इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप ये बताओ कि आपको मेरे साथ क्या काम है। अब यहाँ पर पेयुन तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। इल्लर जिन भी सोचते हैं मैं इसे चाय ऑफर कर रहा हूँ, ये तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट बन रहा है। और वो भी यहाँ पर सीधा टॉपिक पर आते हैं और जो तालिस्मान की मदद से उनकी वाइफ ठीक हुई थी उसके लिए थैंक्स कहते हैं। अब चेनमो बताता है आपने खरीदा मैंने बेचा, इसमें थैंक्स की कोई भी बात नहीं है, आप जल्दी टॉपिक पर आओ। और बिल्डर जिन भी कहते हैं क्या तुम मेरे बीमार को ठीक कर सकते हो। अब चेनमो कहता है तो आप मुझसे इसी के वजह से मिलना चाहते थे, जहाँ पर इल्लर जिन भी हाँ पर जवाब देते हैं। अब चेनमो उनको बताता है तुम्हारे अंदर जितना भी पावर है वो लगा के मेरे ऊपर पंच मारो। और बिल्डर जिन भी ऐसा ही करते हैं, वो अपना पूरा ताकत लगाकर उसके तरफ पंच मारते हैं। अब चेनमो को पता चलता है इल्लर जिन तो इनर रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट है और वो बताता है इस बीमार को एक स्पेशल पील ठीक कर सकता है। और बिल्डर जिन बताते हैं ये बीमार मुझे काफ़ी सालों से परेशान कर रहा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर भी इसे ठीक नहीं कर पाए, अगर तुम ये बीमार ठीक कर पाओगे तो मैं तुम्हें अपने जिन फैमिली का आधा संपत्ति दूंगा। ये सुनकर पेयुन उनको कहती है आप इतने जल्दबाजी मत करो, चेनमो ने बस आपको देखा है, वो कैसे आपको ठीक कर पाएगा। वो सोचती है चेनमो झूठ बोल रहा है। अब चेनमो बताता है इल्लर जिन का एक कंडीशन बीमार के वजह से नहीं हुआ है, ये इनकम्प्लीट कल्टीवेशन टेक्निक के वजह से हुआ है, जिसके वजह से उनके बॉडी पर पेन और इंटरनल इंजुरीज हुई है। अब इल्लर जिन भी बताते हैं तुम एकदम सही बोल रहे हो। अब चेनमो बताता है अगर आप ठीक होना चाहते हो तो आपको कुछ समय के लिए कल्टीवेशन के बारे में भूल जाना चाहिए, वरना आपको फ्यूचर में और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ सकती है। क्या आप ये करने के लिए तैयार हो। अब यहाँ पर इल्लर जिन भी इसके लिए तैयार हो गए थे। वो चेनमो को ग्रीट करते हुए बताते हैं बस मेरा इंजरी ठीक होना चाहिए, मैं मार्शल आर्ट्स को भूलने के लिए तैयार हूँ। अब चेनमो बताता है तो फिर ठीक है, मुझे आपकी फैमिली की आधी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे स्पिरिट पिल बनाने के लिए बस $1 मिलियन चाहिए। कुछ दिन के बाद आप उन मेडिसिन हर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए किसी को भेज सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो इल्लर जिन ज़्यादा दिन तक इंतज़ार नहीं कर सकते थे, इसलिए वो पूछते हैं आपको किस तरह की मेडिसिन हर्ब चाहिए, मैं खुद किसी को खरीदने के लिए भेज सकता हूँ। यहाँ पर अब चेनमो का भी काम आसान हो गया था, वो उन हर्ब्स का लिस्ट बनाकर उन्हें देता है और बताता है ये जमा करने के बाद आप मुझे कॉल करना, उसके बाद मैं स्पिरिट पिल रिफाइन करना चालू कर दूंगा। वो फिर इल्लर जिन से पूछता है आप मार्शल आर्ट स्टेट के बारे में क्या जानते हो, क्या आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि उसे यहाँ पर लग रहा
था ली फैमिली ओल्ड मार्शल आर्ट सेक्ट से मिल सकता था। और बिल्डर जिन भी बताते हैं मार्शल आर्ट्स के 4 स्टेट होते हैं जिनको हम मार्शल आर्ट्स पाथ के 4 लेवल के रूप से भी जानते हैं, जो है एक्सटर्नल स्टेट, इंटरनल स्टेट, ट्रांसेंडेंटल स्टेट और लेजेंडरी डिवाइन स्टेट है। एक्सटर्नल, इंटरनल और ट्रांसेंडेंट स्टेट के अंदर पूरे 3 लेवल होते हैं, पहला बेसिक, दूसरा एडवांस और तीसरा पिनाकल लेवल। जब कोई ट्रांसेंडेंट स्टेट पर पहुंचता है तो उसको एक मार्शल आर्ट मास्टर के रूप में जाना जाता है। और डिवाइन स्टेट के बारे में बात किया जाए तो अभी के समय में कोई भी उसे अचीव नहीं कर पाया है। अब चेनमो पूछता है तो फिर आप किस लेवल पर हो, जहां पर इल्डर जिन बताते हैं मैं तो इंटरनल स्टेट के एडवांस लेवल पर हूँ। अब चेनमो सोचता है इसका मतलब मैं अभी इंटरनल स्टेट के पिनाकल लेवल पर हूँ, मैं ट्रांसेंडेंट स्टेट के मास्टर का भी मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन डिवाइन स्टेट वाला मार्शल आर्टिस्ट मेरे लिए खतरा हो सकता है, इसलिए मुझे जितना जल्द हो सके उतना जल्द अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना होगा। अब वहाँ से निकल जाता है। दूसरे दिन सुबह वह अपने कॉलेज की तरफ जाते हुए कह रहा था यान फैमिली अगर अभी भी मुझे पिछली लाइफ की तरह ट्रीट करेगा तो मैं इस बार उन्हें यहाँ पर दोबारा आने की लायक नहीं छोड़ूंगा। अब हम चेनमो के क्लासरूम को देखते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स एक आपस में ही बात कर रहे थे। अब एक लिंटाओ नाम का अमीर स्टूडेंट चेनमो का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुमने यहाँ पर आपने एग्जाम तक नहीं दिया, उसके बाद भी तुम वापस कैसे आ सकते हो। अब यहाँ पर चेनमो उसको इग्नोर करते हुए एक चेयर पर जाके बैठ जाती है। वहीं पर याओ याओ चेनमो को देखते हुए खुद से ही कह रही थी ब्रदर चेनमो अचानक से काफी ज्यादा हैंडसम हो गए हैं। वहीं पर युआन हाओ सोच रहा था ये न्यू बस मेरी ही लायक है, वो चेनमो को ट्रैश और यूजलेस कह रहा होता है। अब इतने में ही वहां पर वांगली नाम की एक टीचर आकर सभी को शांत रहने के लिए कहती है दरअसल ये यहाँ पर एग्जाम का रिजल्ट देने आई थी। वो सभी बच्चे को उनका पेपर देते हुए बता रही थी तुमने काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है, यहाँ पर एनयू सेकेंड आई थी इसलिए वो स्कूल के रैंक पर टॉप 9 पर आई होती है और युआन हाओ तो फर्स्ट आया था। सभी लोग उसका तारीफ करने लगे थे, लड़की तो उसकी दीवानी हो गई थी। ऐसा ही होता है भाई कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ में। अब टीचर वांग लिए काफी गुस्सा होते हुए चेनमो को डांटने लगती है क्योंकि यहाँ पर चेनमो पूरे स्कूल के रैंक पर लास्ट पर आया था। दरअसल उसने तो पेपर में कुछ भी नहीं लिखा होता है। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट चेनमो का मजाक उड़ाने लगे थे तो कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे थे कल चेनमो ने याओ याओ के फैमिली रेस्टोरेंट को गुंडों से बचाया था, वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उसे इन ग्रेड से कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब यहाँ पर क्लास मॉनिटर भी चेनमो के ऊपर गुस्सा करने लगी थी क्योंकि उसके वजह से ही उनका क्लास रैंक घट गया था, उसका नाम जीवली होता है। अब यहाँ पर टीचर तक तो ठीक ही था, एक स्टूडेंट्स उसे धमकाने लगी थी, इसलिए चेनमो उसको कहता है ज्यादा चिल्लाना बंद कर और चुपचाप सीट पर बैठ जा। अब जीवली टीचर वांगली के पास जाकर कहती है चेनमो मुझे बुल्ली कर रहा है। अब यहाँ पर टीचर वांगली भी चेनमो को उसे माफी मांगने के लिए कह रही थी। अब चेनमो बताता है यहाँ पर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, ये तो मेरा पर्सनल रीजन है, मैं एग्जाम देना भूल गया, अगर दोबारा चांस मिलेगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं जीवलू से ज्यादा स्कोर लेकर दिखाऊंगा। यहाँ पर टीचर वांगली बताती है ये तो असंभव है, तुम्हारे लिए पूरे स्कूल के एग्जाम को दोबारा नहीं कराया जा सकता, लेकिन मेरे पास हुआन गैंग स्कूल का पेपर है, तुम जीवली के साथ में बैठकर सभी लोगों के सामने उसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर टीचर भी चेनमो को लूजर कह रही थी। अब हमें पता चलता है हुआन गैंग हाई स्कूल का पेपर तो उनके स्कूल के पेपर से 10 गुना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। यहाँ पर जीवलू तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। अब वो दोनों बैठकर उस पेपर को सॉल्व करने लग जाते हैं। यहाँ पर उस पेपर को देखकर तो जीवलू के माथे से भी पसीने आ रहे थे। ये देखकर टीचर वांगली को लगता है अगर जीवलू को ये इतना ज्यादा हार्ड लग रहा है तो उस लूजर को तो कितना हार्ड लगेगा। लेकिन यहाँ पर चेनमो उनके सोच से विपरीत एकदम शांत था, वो आराम से पेपर सॉल्व कर रहा होता है जैसे वो पेपर तो काफी ज्यादा इजी हो। ये देखकर बाकी स्टूडेंट्स को लगता है ये तो गलत आंसर लिख रहा है। अब आधे घंटे के बाद चेनमो उस पेपर को सॉल्व करके वहां से जाते हुए टीचर वांग से पूछता है ठंडी का ब्रेक कब से
है, जहाँ पर टीचर बताती है कल से दूसरे महीने के 16 तारीख तक। अब चेनमो को इस तरह से जाता हुआ देखकर जिवलू को लगता है ये तो यहाँ से बचकर भागने की कोशिश कर रहा है। वो कहती है अगर तुम इस तरह से भागना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे माफी मांगना होगा। जहाँ पर चेनमो बताता है मैंने सभी पेपर को सॉल्व कर दिया है, अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है तो जाकर देख सकती हो। ये सुनकर टीचर वांग लिए उसके आंसर शीट को उठाकर देखती है जो कि सभी करेक्ट आंसर थे। अब जिवलू को लगता है अगर चेनमो ट्रैश है तो मैं तो महा ट्रैश हूँ। अब चेनमो वहां से बाहर आता है तो वो देखता है कुछ महिला कह रही होती है हम मैरिज कैंसिल करना चाहते हैं। अब उनको देखने के बाद चेनमो को लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा सर दर्द है। वो कहता है कौन हो तुम। जहाँ पर एक लड़का बताता है मेरे पापा के ग्रैंडपा और क्यूनचेंग के पापा के ग्रैंडपा कजन ब्रदर थे। अब से मैं यान फैमिली को रिप्रेजेंट करूंगा। क्यूनचेंग ने खुद मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मैं इस शादी को तोड़ दूं। अब चेनमो खुद से ही कहता है मेरे को सब पता है, बार बार बोल के मेरा दिमाग खराब मत कर। वो उसको कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम यान फैमिली को रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो लड़का बताता है मेरा नाम यान फे है, तुम मुझे यंग मास्टर यान के भी बुला सकते हो। मेरा काम बस तुम्हें ये बताना था कि तुम्हारा मैरिज कैंसिल हुआ। इतना कहकर उन आंटीज को पैसे देकर वहां से निकल जाता है। इधर चेनमो कहता है सच में यान फैमिली काफी ज्यादा पागल है। अब इतने में ही येन्यू उसके पीछे आकर उसे रोकती है। जहाँ पर चेनमो कहता है क्या बात है। अब येन्यू सोचती है चेनमो पहले मुझसे इस तरह से बात नहीं करता था लेकिन अचानक से इसे क्या हुआ। वो कहती है मेरी मॉम पूछ रही थी कि तुम इतने दिन तक कहाँ पर थे और तुम मेरे घर पर क्यों नहीं आ रहे हो, वो तुम्हारा चिंता ले रही थी। अब चेनमो बताता है मैंने एक घर रेंट पर ले लिया है इसलिए अब से मैं तुम्हारे घर पर नहीं आऊंगा। इतना कहकर वहां से चले जाता है तो ये न्यू उससे पूछती है आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। वो दुखी होते हुए कहती है ये इस तरह से चेंज क्यों हुआ। दूसरी तरफ यान फे वहां से निकलने के बाद एक इल्डर के सामने बैठा हुआ था। वो इल्डर बताते हैं मास्टर यान फे मैं यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं पा रहा हूँ। अब यान फे कहता है मुझे नहीं पता कि यान फैमिली ने चेनमो के अंदर क्या देखा है, वो लोग तो मैरिज को कैंसिल भी करना नहीं चाहते थे। इसके अलावा चेनमो यान फैमिली के प्लान को भी समझता है। इधर चेनमो भी अपने घर के तरफ जाते हुए सोच रहा था यान फैमिली ने बस मेरे इंटरनल मार्शल आर्ट्स को देखा है पर वो ली फैमिली के खिलाफ भी नहीं जाना चाहते हैं। ली फैमिली उतना ज्यादा पागल भी नहीं है। इधर ली फैमिली के हेड लीडोंग के पास उनका बड़ा बेटा लीली वेन आकर उन्हें यान फैमिली के बारे में बताता है तो लीडोंग सोचने लगे थे अगर हमारे पास लीजे के तरह ही दूसरा आदमी होता तो हम टॉप 6 फैमिलीज में से नंबर 1 पर होते हैं। लेकिन अब बहुत ही देरी हो चुकी है क्योंकि हमारे सामने चेनमो के तरह ताकतवर इंसान है। यान फैमिली का एटीट्यूड इसे प्रूव करता है। वो लिलीवेन को बताते हैं यान फैमिली के मामले को अभी के लिए साइड पर रखो, हमें जल्द से जल्द चेनमो को खत्म करना होगा। अब लिलीवेन भी हाँ पर जवाब देता है। इधर चेनमो अपने घर पर आने के बाद कल्टीवेशन करने लग गया था लेकिन तभी उसकी मॉम उसको फोन करके कहती है मैंने सुनी थी कि तुम घर रेंट पर लेके बाहर बैठ रहे हो, ये कब हुआ और तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। अब चेनमो बताता है आपको चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब आपका बेटा बहुत ही ज्यादा कैपेबल हो चुका है, मैं यहाँ पर कम फुस सीख रहा हूँ। अब चेनमो की मॉम भी उसके बातों को समझ जाती है और एक बार येन्यू के घर पर जाने के लिए कहती है क्योंकि वो तुम्हारा चिंता ले रहे हैं। अब चेनमो भी इसके लिए मान गया था। वो कुछ देर में ही येन्यू के घर पर पहुंच जाता है जहां पर येन्यू घर का डोर खोलती है। चेनमो उसे ज्यादा ध्यान नहीं देता। येन्यू की मॉम भी उसे वेलकम करती है। वो लोग एक ही साथ में डिनर करने वाले थे। चेनमो चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाता है तो येन्यू सोचती है हालांकि ये काफी ज्यादा चेंज हो चुका है लेकिन वो अभी भी अनपढ़ है। वो तो यहाँ पर युआन हाओ को ही याद कर रही थी कि वो कितना ज्यादा अच्छा है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। इतने में ही वहाँ पर येन्यू के पापा भी आ जाते हैं। अब उनको देखने के बाद चेनमो खड़ा होकर उन्हें हेलो कहता है क्योंकि वो काफी अच्छे इंसान थे। ये देखकर येन्यू खुद से ही कहती है चेनमो आखिरकार मेरे पापा के सामने इतना ज्यादा पोलाइट क्यों हुआ। अब येन्यू के पापा चेनमो से पूछते हैं तुम्हारे पापा कैसे हैं।
जहाँ पर चेनमो बताता है वो भी आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो काम पर काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए उनके पास टाइम ही नहीं होता। अब एन्यू के पापा बताते हैं तुम्हारे पापा सच में काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। अगर वो अपने फैमिली की हेल्प लेते तो वो अपने फैमिली के हेड बन गए होते। अब यहाँ पर पता चलता है शायद चेनमो के पापा भी चेन फैमिली से अलग रहते हैं। अब इतने में ही एन्यू की माँ भी सभी के लिए खाना तैयार कर लेती है और वो बैठकर खाना खाने लगे थे। जहाँ पर एन्यू की माँ पूछती है तुमने क्यों हाउस रेंट पर लिया है। अब मिस्टर एन बताते हैं क्या चेनमो ने घर छोड़ दिया। जहाँ पर मिस एन काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है तुम तो दिन रात बाहर ही रहते हो, तुम्हें अपना फैमिली का तो कोई भी ख्याल नहीं है। ये सुनकर मिस्टर एन हंसने लगे थे। अब इतने में ही चेनमो कहता है मैंने डिसाइड किया है कि हमें इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। अब एन्यू कहती है तुम अपने हद में रहो, तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते। अब एन्यू की मॉम सोचने लगती है ऐसा नहीं हो सकता, हमें एन्यू और चेनमो के रिलेशन को सुधारने के लिए कोई उपाय ढूंढना चाहिए। इतने में ही बाहर एन्यू के दो दोस्त आ गए थे क्योंकि वो लोग अपने एक क्लासमेट के बर्थडे पार्टी पर जाने वाले थे। अब एन्यू कहती है हम तो कैफे पर मिलने वाले थे, तो फिर तुम दोनों यहाँ पर क्यों आई। वो वहाँ पर काफ़ी सारे महंगे महंगे कार को देखती है तो उसे लगता है शायद प्लानिंग में कुछ चेंज हो गया हो। वो अब अपना एक जैकेट पहनकर बाहर जाने लगी थी, लेकिन यहाँ पर उसके माँ बाप चेनमो को भी उसके साथ ही जाने के लिए कहते हैं। अब चेनमो को भी ना चाहते हुए उनके साथ जाना पड़ता है। अब वो बाहर निकलकर उनके साथ ही जाने लगा था। अब इतने में ही यान कियान नाम की लड़की येन्यू से पूछती है ये कौन है। जहाँ पर येन्यू बताती है ये मेरे पापा का दोस्त का बेटा है, वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आया है। अब चेनमो यान कियान के बारे में कुछ कहता है। वो सेकेंड जेनरेशन की एक रिच लड़की है, उसका बॉयफ्रेंड बास्केटबॉल टीम का कैप्टन जियान है, लेकिन पिछले लाइफ पर जियान ने यान कियान को धोखा दे दिया था। वो फिर मुरोंग यान के बारे में भी बताता है कि वो काफ़ी अच्छी लड़की है और लोगों की मदद भी करती है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने उसके बारे में कभी भी नहीं सुना। अगर ये न्यू मुझे छोड़कर यहाँ से चली जाएगी तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाऊंगा। अब वो लोग बाकी क्लासमेट के पास आ गए थे जहाँ पर यान कियान का बॉयफ्रेंड जियान चेनमो का मजाक उड़ाने लगा था। वहाँ पर युआन हाओ भी मौजूद होता है। अब यान कियान बताती है ये न्यू युआन हाओ की गर्लफ्रेंड है, वो डिप्यूटी गवर्नर का बेटा है, तुम हमारे सामने क्यों खड़े हो। अब उनके बातों को सुनकर यहाँ पर चेनमो को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहता है क्या तुम मुझसे इस तरह से बात करना डिजर्व करती हो। अब यान कियान आपने बॉयफ्रेंड जियान के पास जाकर कहती है उसने मुझे बुल्ली किया। अब जियान चेन को बताता है तुम जल्दी कियान से माफ़ी मांगो, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन यहाँ पर चेनमो डरने वाला नहीं था। वो कहता है अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। ये सुनकर जियान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। इतने में ही अब येन्यू आगे आते हुए उन्हें रोकती है और चेनमो को कहती है जियान से माफी मांगने पर तुम्हारा क्या जाता है, अगर वो तुम्हें एक पंच मारेगा तो तुम्हारा छोटा सा शरीर उठ ही नहीं पाएगा। ये सुनकर तो चेनमो कुछ भी नहीं बोलता, वो स्माइल करते हुए मुरोंगयान को ही देख रहा था। अब मुरोंगयान अपना नजर फेरते हुए कहती है ये कितना ज्यादा अजीब है, ये लड़का मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है जैसे वो मुझे काफी सालों से जानता हो। अब जियान कहता है मैं येन्यू के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरा गाड़ी काफी ज्यादा छोटा है इसलिए तुम्हें दूसरा गाड़ी लेना होगा। वहाँ पर सभी कार में बैठ जाते हैं और चेनमो को तो बैठने ही नहीं दे रहे थे और तो दूर थे येन्यू भी उसे बैठने नहीं दे रही थी, लेकिन यहाँ पर मुरोंगयान के कहने पर उसको बैठने दे दिया जाता है। यहाँ पर एक यांग नाम का लड़का हाई स्पीड में एक गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश करता है, इसी चक्कर में वो आगे की गाड़ी को ठोक देता है। अब यहाँ पर उसका कार भी डैमेज हो गया था।
अब दूसरे गाड़ी से एक आदमी बाहर निकल कर आता है तो यांग उसको बताता है, क्या तुम्हारे आंखें नहीं है, कार नहीं दिखाई देता? वो आदमी जिसका नाम नाइब था वो अपने मास्टर को बताता है, बच्चे यहाँ पर गाड़ी चला रहे थे और वो मुझे ब्रेक लगाने पर गाली दे रहे हैं। अब यांग दोबारा जोरों से कहता है, आखिरकार तुम किससे बात कर रहे हो? अब गाड़ी के अंदर से मास्टर चू बताते हैं, इसे भूल जाओ, मास्टर जीन हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब नाइब भी यहाँ पर जवाब देता है और वहाँ से जाने लगता है तो सभी लड़के उनके गाड़ी को घेर लेते हैं क्योंकि वो तो यहाँ पर पैसे मांग रहे थे। अब अंदर मास्टर चू को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहते हैं, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि ये बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं। अब मास्टर चू बाहर आकर जियान से पूछते हैं, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? जहाँ पर जियान बताता है, जियांगुई। और मास्टर चू कहता है, तो फिर तुम जियांगुई के बेटे हो, उसके लिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अब जियान उसे थैंक्स कहकर वहाँ से जाने लगा था। अब मास्टर चू बताते हैं, मैं तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूँ, ना कि उसको। अब जियान कहता है, मास्टर चू आप काफी ज्यादा बड़े आदमी हो, इसीलिए ऐसा मत करो। लेकिन यहाँ पर मास्टर चू को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो नाइब को बताते हैं, तुम जल्दी अपने लड़की को बुलाओ। अब जियान उनके आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है, आप मेरे पापा के खातिर इसे जाने दो। जहाँ पर मास्टर चू बताते हैं, क्यों ना तुम अपने पापा से जाकर पूछो वो मेरे सामने खड़ा हो पाता है या नहीं। अब जियान काफी डरते हुए सोचता है, चू ओइन पूरे चाइसैंग अंडरग्राउंड वर्ल्ड का राजा है, इसके सामने तो कुछ भी टिक नहीं सकता। और मास्टर चू जियान को भी बताते हैं, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो इन दो लड़की को मेरे पास ही छोड़ना होगा। ये सुनकर येन्यू और मुरोंगयान तो काफी ज्यादा डर गए थे। इतने में ही वहां पर टाटा कंपनी का ध्यान लेकर मास्टर चू के लड़के भी आ गए थे। ये देखकर यान अपने घुटने टेक कर उनसे माफी मांगता है और जितना भी उनका नुकसान हुआ था वो चुकाने के लिए तैयार हो जाता है। और मास्टर चू बताते हैं, तुम मुझे मुआवजा देना चाहते हो तो फिर ठीक है, मेरे 1 मिनट के $1 मिलियन काउंट करो। ये सुनकर तो यांग जियान से मदद मांगने लगा था और मास्टर चू के लड़के उन लड़की को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कार से एक आवाज आता है, पीछे हट जाओ। चेनमो बिजली के रफ्तार में उन लड़की के आगे आकर बताता है, तुम उन्हें नहीं ले जा सकते। और मास्टर चू बताते हैं, कौन हो तुम? जहाँ पर चेनमो बताता है, मैं वो आदमी हूँ जो तुमसे नहीं डरता। ये सुनकर तो मास्टर चू हंसने लगा था। अब ये न्यूज सोचती है, चेनमो तो हवा से भी तेज बाहर आ गया। मास्टर चू बताते हैं, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, क्या तुम मुझसे नहीं डरते और तुम कौन हो? अब चेनमो बताता है, मैंने पहले ही बता दिया कि मैं तुमसे नहीं डरता, तुम्हें कम सुनाई देता है क्या? और जियान और यांग सोचने लगते हैं, क्या ये मरना चाहता है जो कि मास्टर चू से इस तरह से बात कर रहा है। अब यहाँ पर मास्टर चू को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपने लड़के को बताते हैं, जाकर उसे खत्म कर दो। अब वहाँ पर उनके सभी लड़के एक ही साथ में जाकर चेनमो के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर चेनमो ने 1 मिनट के अंदर ही उन्हें जमीन में गिरा दिया था। वहाँ पर किसी के तो हाथ पैर भी टूट गए थे। ये देखकर तो मास्टर चू भी हैरान हो गए थे क्योंकि उतने सारे लड़के को मारने के बाद भी चेनमो तो थका ही नहीं था। अब चेनमो के दोस्त भी बात करने लगे थे, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। अब चेनमो से फाइट करने के लिए नाइफ आगे आता है, लेकिन उसका भी यही हालत होता। वो चेनमो के एक ही अटैक पर घायल होकर जमीन पे गिर जाता है। उसके तो यहाँ पर हाथ भी टूट गए थे। ये देखकर मास्टर चू तो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो बताता है, मैंने तुम्हारे ऊपर काफी सारे पैसे लगाए थे, लेकिन तुम तो इस तरह से पिटाई खा रहे हो। वहीं पर जियान सोच रहा था, मैं तो यहाँ पर चेनमो को सबक सिखाने के फिराक पर था, मैं तो सच में काफी ज्यादा पागल हूँ। अब ये न्यू को भी पता चलता है तो इसका ट्रम्प कार्ड यही है, इसलिए ये इतना ज्यादा एरोगेंट बन रहा था। लेकिन फिर भी फाइट के लिए जो फाइनेंशियल मनी और रिसोर्सेस चाहिए उसकी तुलना में तो युआन हाओ इससे काफी ज्यादा बेहतर है। देखो भाई, एक चीज मैं तुम लोगों को बताता हूँ, अगर ना मेरे सामने ऐसी लड़की आई तो मैं उसको ना ऐसे गुंडे के सामने छोड़कर चला जाऊंगा। वो यहाँ पर उनको बचाने के लिए लड़ रहा है, फिर भी ये लड़की उसका इंसल्ट कर रही है। क्या मतलब कि भाई यार, मैं लड़की से आगे अपना जान बचाकर भाग निकलूंगा।
वहीं पर मुरोंगयान तो सोच रही थी मैं इसी तरह के लड़के से शादी करना चाहती हूँ। और मास्टर चो नाइफ से पूछते हैं तुम कैसे हो, जहाँ पर नाइफ बताता है मेरा हाथ टूट चुका है, वो एक लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट है। ये सुनकर मास्टर चू को दोबारा झटका लगता है। वो चेनमो से पूछता है क्या तुम मेरा बॉडीगार्ड बनना चाहते हो, मैं तुम्हें पर मंथ 1 लाख युआन पे करूंगा। अब चेनमो एकदम चिल बताता है क्या तुम मेरा यहाँ पर इंसल्ट कर रहे हो। अब मास्टर चू काफी गुस्से से अपना गन निकालते हुए बताता है बच्चे तुम ज्यादा रूड मत बनो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। अब गन देखकर चेनमो के साथ में आए हुए लड़के तो काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन चेनमो काफी गुस्से में बताता है मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, अपना गन नीचे रख दो, मैं तुम्हारे ऊपर दया दिखाकर तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ।